हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स और दूसरा चैप्टर बहुपद जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आ गई बात समझ में? अगर एक बार हम लोग समराइज करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, वहाँ पर संख्याओं के बारे में पढ़ा गया। वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, 1 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। वहाँ पर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। उसके बाद हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ चुके हैं कि 2/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 1/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सब फर्स्ट चैप्टर में था पढ़ने के लिए, जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था बहुपद, बहुपद में हम लोग विभिन्न प्रकार के बहुपदों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। ये सब हम लोग दूसरे चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। बहुपद का भाग पढ़ चुके हैं, बहुपद के विभाजन के लिए डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में क्या था पढ़ने के लिए, इसको समझ गए। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो तीसरा चैप्टर है, ये चैप्टर दरअसल दूसरे चैप्टर का एक्सटेंशन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जब हम लोग बहुपद स्टार्ट कर रहे थे तो उससे हम लोग उससे पहले ही पढ़े थे, मतलब शुरुआत के क्लास में ही, पहले क्लास में ही पढ़े थे बीजगणित, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रा जो बीजगणित है उसी का एक्सटेंशन है ये, यानी कि अभी भी ये अलजेब्रा ही चल रहा है। चैप्टर बदल गया लेकिन अलजेब्रा अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बीजगणित ही अभी भी पढ़ रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो बीजगणित के अंतर्गत आप लोगों को 10th क्लास में 4 चैप्टर्स है पढ़ने के लिए। दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण और पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणियां। आ गई बात समझ में? तो अभी हम लोग बीजगणित का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बीजगणित का फर्स्ट चैप्टर था बहुपद, वो पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर उसी का एक्सटेंशन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मेरे ख्याल से 10th क्लास में जितने भी चैप्टर्स है पढ़ने के लिए, उसमें से शायद ये सबसे लंबा नाम है, ठीक ना? आ गई बात समझ में? ये जो नाम है ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कितना लंबा चौड़ा नाम लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उस चैप्टर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आ गई बात समझ में? जैसे आप पटना जा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि पटना जो है बिहार की राजधानी है, गोलघर पटना में है, गांधी मैदान पटना में है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि कुछ जान ही नहीं रहे हैं और जा रहे हैं पटना घूमने के लिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पटना जो है वो क्या है, उसको पहले क्या कहते थे, उसके इतिहास के बारे में भी जानना जरूरी है। समझ गए? वो एक स्मार्ट स्टूडेंट का ये निशानी होता है कि जब वो इस तीसरे चैप्टर को पढ़ रहा है तो पहले उस चैप्टर में क्या सब पढ़ने के लिए है, उस चैप्टर का क्या मतलब है, ये जानकारी उसको रहना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ्स में होता क्या है, किताब निकालो, एक्सरसाइज 3.1 निकालो, सवाल बनाना चालू कर दो। जैसे अभी ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे टीचर भी इसी तरह पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी इसी तरह पढ़ते हैं। वो तीसरा चैप्टर का मतलब बुक निकालिए, एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट कर दीजिए बनाना, इसी को कहते हैं मैथ। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये जो चैप्टर का नाम है इसका क्या मतलब हुआ, ठीक ना? तो इसके नाम को समझने के लिए आपको कुछ पारिभाषिक शब्द को समझना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके अब उसको डील करते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चर की, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। वेरी मतलब बदलना, वेरी मतलब बदलना, तो वेरिएबल मतलब बदलने वाला, ठीक ना? वेरी एक शब्द है जिसका मतलब होता है बदलना,
ठीक ना। उसी में वेरिएबल एबल लग गया, ठीक ना। तो वेरिएबल का मतलब होगा बदलने वाला, जो बदलते रहता है। तो इससे जस्ट पहले जो बहुपद चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पर चर और अचर को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले। तो यहाँ इसका डेफिनेशन नहीं लिख के हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, और आगे आप लोग तो आप जानते ही हैं चर और अचर क्या होता है। पिछले एक्सरसाइज में तो, पिछले चैप्टर में तो ढेर सारा खाली चर अचर ही हो रहा था। समझ रहे मेरी बात को? चलिए देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से इसको देख के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, चर जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया एक्स, वाई, जेड, अ, ब, स इत्यादि, यानी जितने भी लेटर्स होते हैं वो चर हैं। समझ के बात को? पहले से भी आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो कुछ नया है नहीं। उसके बाद अचर मतलब चर नहीं है, अ मतलब नहीं, चर जो नहीं है मतलब क्या, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो एकदम पक्का पक्की का वैल्यू देता है, मान होता है। जैसे -3, -1/2, 0.5, √3, 7, ये सब क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। समझ रहे मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? तो देखिए, ये हो गया चर वेरिएबल, ये हो गया अचर कांस्टेंट। तो अचर और अचर को तो समझ गए, पहले से भी जान रहे हैं। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पढ़ना है समीकरण। अब देखिए, होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि उसका ये तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समाप्त हो जाता है, कंप्लीट है, द्विघात समीकरण कंप्लीट है। लेकिन जब उससे पूछते हैं कि बताओ समीकरण क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, समीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है समीकरण, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता, आंसरलेस हो जाता है वो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेरा यही कहना है कि जब पढ़ना ही है तो इस तरह से पढ़िए कि अगर आपसे कोई कुछ पूछ दिया तो उसका जवाब दे सके। अब ऐसा पढ़ने का क्या मतलब है कि कोई पूछ भी दिया तो जवाब भी नहीं दे सके। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि समीकरण क्या होता है, व्हाट इज समीकरण, व्हाट इज इक्वेशन। समझ गए बात को? व्हाट इज एन इक्वेशन। चलिए, समीकरण जिसको इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, लगभग हर स्टूडेंट को पता होता है इक्वेशन शब्द से सब परिचित है, लेकिन इक्वेशन कहते किसको है, अगर उससे पूछा जाए तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि इक्वेशन क्या है दरअसल। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है उसको समझते हैं। समता के कथन, शब्द है यहाँ पर समता। समता का मतलब क्या होता है? समता का मतलब होता है समानता। समता का मतलब क्या होता है? समानता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी। तो समता के कथन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, मतलब एक ऐसा कथन जो समानता को दिखाता हो। जैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 7 + 5 = 12। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो कथन है, क्या ये नहीं दिखाता है कि ये 7 और 5 जुट के 12 के बराबर हो रहा है? दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे यहाँ देखिए, x = 5, इसको गौर कीजिए, ये क्या है? x है, ये क्या है? 5 है, दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है, ठीक ना। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x जो है वो 5 के बराबर है। यानी इस कथन को अगर गौर से देखिएगा, ये कथन दरअसल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये गणितीय कथन है। ये क्या कहना चाह रहा है? इसके माध्यम से यही कहा जा रहा है कि x जो है वो 5 के बराबर है, 5 जो है वो x के बराबर है। यानी समानता को दिखा रहा है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के बराबर है। इसी को कहते हैं समीकरण। जैसे यहाँ देखिए, a = 2b। अब यहाँ गौर कीजिए, a जो है वो 2b के बराबर है, मतलब क्या? b के 2 गुने के बराबर है कौन? a। तो यही है समीकरण, इसी को कहते हैं समीकरण। ये कथन समानता को दिखा रहा। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ a और b बराबर नहीं है, a b के बराबर नहीं है, a b के 2 गुने के बराबर है। आई बात समझ में? इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है, अगर इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, a b के 2 गुने के बराबर है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखेंगे, a = 2b, और इसी को क्या कहा जाएगा? समीकरण कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? कहीं भी अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ के बराबर है तो वो समीकरण कहलाएगा। समझ गए? तो अब आपको याद रखना है समीकरण को कैसे, तो इस चिन्ह से याद रखिएगा, ठीक ना। ये चिन्ह जहां पर मिल गया आपको, समझ गए, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं, ठीक ना। तो अब आप कहिएगा, कैसा भी होता है गणित में कि समीकरण नहीं भी हो वो,
जैसे देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो कहीं लिखा हुआ हो सकता है कि a इज ग्रेटर देन 2, ठीक ना, ऐसा भी तो लिखा हुआ हो सकता है a इज ग्रेटर देन 2। इस परिस्थिति में क्या इसको समीकरण कहेंगे? देखिए इस दोनों में अंतर है, a इज इक्वल्स टू 2 और a इज ग्रेटर देन 2। क्या आप बताइए, क्या आप इसको समीकरण कहिएगा? नहीं, इसको समीकरण नहीं कहेंगे, ये समीकरण नहीं है एक नंबर वाला। ये नीचे वाला a इक्वल्स टू 0 जो है या a इक्वल्स टू 2 अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो ये समीकरण कहलाएगा। a इक्वल्स टू 2 ये समीकरण कहलाएगा, लेकिन a इज ग्रेटर देन 2 ये समीकरण नहीं कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए गणित में समीकरण क्या है इसको समझ गए, और समीकरण कौन नहीं है उसको भी समझ गए। ये समीकरण नहीं है। हो गई बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक ना। यहाँ पर दो चीज एक दूसरे के बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के बराबर नहीं है दो चीज। ए कह रहा है कि ए की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 नहीं है, 2 से बड़ी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन 2 नहीं है, 2 से छोटी भी नहीं है, 2 से बड़ी है। समझ रहे हैं बात को? तो ये ए की वैल्यू किसी के बराबर यहाँ पर नहीं कह रहा है, ठीक ना, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ए जो है इस 2 के क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक समीकरण है, इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे। समझ गए? तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण उसको कहते हैं जहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर हो, एक चीज दूसरे चीज के बराबर हो, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? जैसे यहाँ देखिए इस समीकरण में सिर्फ कांस्टेंट है, चर अचर है, इसमें चर नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे बिना चर वाला समीकरण। समझ गए बात को? इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, हम लोग ज़्यादातर ये पढ़ते हैं चर वाला समीकरण पढ़ते हैं, ठीक ना, जिसमें चर का इस्तेमाल हो। जैसे यहाँ पर x देखिए चर है, वेरिएबल है, यहाँ पर a b क्या है? वेरिएबल्स है। आ गई बात समझ में? तो ये सब जो समीकरण है ये चर वाला समीकरण है, ठीक ना। आ गई बात समझ में? देखिए हमको मेनली इस चैप्टर का मतलब समझाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझाना है। तो इसमें बहुत सारे शब्दों को हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। जैसे समीकरण का क्या मतलब होता है इसको समझ गए ना। अब हम लोग रैखिक समीकरण के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए अगला टॉपिक है हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो इसको समझाने के लिए हम आपको याद दिलाते हैं, क्या आप लोगों को याद है रैखिक बहुपद, जिसको एक घातीय बहुपद भी कहते थे। रैखिक बहुपद सबको याद होगा। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? ax प्लस बी, ये व्यापक रूप होता है रैखिक बहुपद का। इस रूप का जो बहुपद होगा ax प्लस बी, इस रूप के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण लगभग एक ही चीज है, ठीक ना, लगभग एक ही चीज है। अब अंतर क्या है दोनों में? तो ध्यान से देखिए, ये हुआ रैखिक बहुपद ax प्लस बी, ax प्लस बी क्या है? रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद, ठीक ना, जहां a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। ये है आपका रैखिक बहुपद। और अगर इसी में हम लोग बराबर 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो यही बन जाएगा रैखिक समीकरण। समझ गए मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? तो देखिए यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिए, रैखिक समीकरण और रैखिक बहुपद को समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी नहीं समझते हैं, ठीक ना। उनसे अगर हम ऐसे पूछ देते हैं, यहाँ देख इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, इसका तो अब काम समाप्त हो गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लेते, ठीक ना, अब तो मिटा दिए। पहले थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि ये क्या है और ये क्या है, 2x प्लस 3 क्या है और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 क्या है, ये दोनों क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं है। लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप जान रहे हैं, ये तो पहले से जान रहे हैं कि रैखिक बहुपद है, और इसको आप जान लीजिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है ये? एक चर में रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर 0 बराबर 0 लग गया, बराबर का चिन्ह आ गया तो ये समीकरण बन जाएगा। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये यहाँ पर आपको रैखिक बहुपद है। समझ गए बात को? तो ये एक बहुपद है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है। ये एक समीकरण है, इसमें देखिए बराबर का चिन्ह होता है। ये एक समीकरण है, तो कौन सा समीकरण? पहले इसको देखेंगे, ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अगर इसमें बराबर 0 लगा हुआ तो इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। बात समाप्त हो गई। यहाँ देखिए ax प्लस बी बराबर 0 के रूप के समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं जहां ए बी बिलोंग्स टू आर। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, मतलब क्या, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और ए 0 के बराबर नहीं है। ये जो ए है यानी एक्स का गुणांक जो ए है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सब आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए इस रूप का जो भी समीकरण होगा ना, इस रूप का ए एक्स प्लस बी बराबर 0, देखिए इसके नाम को पहले समझिए। एक चर वाला, तो बताइए इसमें कितना चर है। अब कुछ लोग कहेगा यहाँ पर 3 चर है, यहाँ 3 चर नहीं है, वहाँ एक ही चर है। कौन है, एक्स है। अब सवाल उठता है कि चर तो कहते हैं अक्षर को, तो अक्षर तो ए भी है, एक्स भी है, बी भी है, लेकिन आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी वहाँ पर वास्तविक संख्याओं का काम कर रहा है। ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी वहां पर चर नहीं है, तो ए और बी को आप चर नहीं समझे, चर किसको समझे, एक्स को समझे। तो अब बताइए तो इसमें कितने चर है, बस एक चर है। कौन है, एक्स है। तो देखिए एक चर वाला, यहां तक समझ गए। रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद किसको कहते थे, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते थे। तो ठीक उसी तरह यहां पर जो रैखिक समीकरण है उसकी भी घात देखेंगे हम लोग कितनी है। तो बताइए तो यहां x की पावर कितनी है, 1 है। तो जब x की पावर 1 है तो उसको हम लोग रैखिक कहेंगे। समझ गए बात को। तो रैखिक यहां पर समीकरण कहेंगे, वहां बहुपद कहते थे। यहाँ अगर x की घात 1 होती थी, यहाँ देखिए यहाँ रैखिक बहुपद का एक और नाम क्या था, एक घातीय बहुपद। बहुपद की बात कर रहे हैं, बहुपद में चलिए पहले। रैखिक बहुपद का नाम था एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद मतलब क्या, एक घात वाला बहुपद। घात किसका देखते हैं, x का देखते हैं। तो x का घात यहाँ पर कौन है, 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहा गया। तो ठीक उसी तरह x की घात यहाँ पर कितना है, 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहा गया। रैखिक समीकरण के साथ साथ लग गया एक चर वाला। एक चर वाला क्यों लग गया, क्योंकि उसमें एक ही चर है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाला रैखिक बहुपद है, ठीक ना। जैसे देखिए ये भी तो बहुपद है, रैखिक बहुपद 2x + 3y, ये भी रैखिक बहुपद है, लेकिन ये कितने चर में है, 2 चर में है। एक चर में रैखिक बहुपद नहीं है, ये 2 चर में रैखिक बहुपद है। इसको भी रैखिक बहुपद कहेंगे, इसको भी रैखिक बहुपद कहेंगे। अब आप कहिएगा कि सर व्यापक रूप तो रैखिक बहुपद का बताए थे, ax + b होता है, लेकिन वो जो भी बात पर आप लोगों को बता रहे थे दरअसल एक चर में ही बता रहे थे। आप अगर पुराने वीडियो को देखिएगा तो उसमें हम कह भी चुके हैं कि हम लोग जो भी बहुपद पढ़ते हैं वो एक चर वाला ही बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद तो 2, 3, 4, 5 चर में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे थे इससे पहले 10th क्लास में पिछला चैप्टर, वहां हम लोग एक चर वाला बहुपद ही पढ़ रहे थे, 2 चर वाला बहुपद नहीं पढ़ रहे थे। समझ गए बात को। तो ये एक चर वाले बहुपद रैखिक बहुपद का ही व्यापक रूप है ये ax + b, और ये उसका उदाहरण है। ये भी रैखिक बहुपद है, लेकिन ये एक चर में नहीं है। कितने चर में है, 2 चर में है। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे थे वहां पर, इसलिए इसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। समझ गए। यहाँ देखिए यहाँ एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का लिंक आप रैखिक बहुपद से जोड़ लीजिए। अंतर सिर्फ इतना रखिए कि उसमें बराबर 0 नहीं रहता है, इसमें बराबर 0 हो जाता है। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। समझ गए। तो जितने भी रैखिक समीकरण होंगे एक चर में, एक चर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आप कहिएगा क्या 2 चर में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। तो जितने भी रैखिक समीकरण होंगे एक चर में, एक चर में जितने भी रैखिक समीकरण है वो सारे के सारे किस रूप के होंगे, इसी रूप के होंगे, ax + b बराबर 0 के रूप के। समझ गए। चलिए अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछिएगा कि यहाँ 7y - 9 बराबर 5, ये इस रूप का कहाँ दिख रहा है। ये जो रैखिक समीकरण है ये इस रूप का तो नहीं दिख रहा है। यहाँ लिखिए तो क्या लिखा हुआ है, 7y - 9 बराबर 5। अब आप देखिए ये जो रैखिक समीकरण है वो इस रूप का नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है। ये सब सवाल आपके मन में आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इस 7y को 7y ही रहने दीजिए, इस 5 को इस पार लाइए, तो ये -9 है, इस पार आएगा तो ये -5 भी हो जाएगा। बराबर उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं है, तो 0 बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 7y - 9 5 14, दोनों मिलकर हो जाएगा -14 = 0। अब इसको ऐसे करके लिख लेंगे 7y प्लस इस -14 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। अब आप देखिए ये ax + b बराबर 0 के फॉर्म का हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। निश्चित रूप से हो गया। बताइए a की वैल्यू कितनी, 7, b की वैल्यू कितनी, -14, और चर इस यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चर x में हो कि y में हो, एक तो सिर्फ समझना है। समझ रहे हैं बात को।
ये तो सिर्फ समझने के लिए हम लोग कह देते हैं ना ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का होगा, ए वाई प्लस बी बराबर 0 के रूप का भी हो सकता है, ए जेड प्लस बी बराबर 0 के रूप का भी हो सकता है। ये तो सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ पर चर x है, यहाँ चर y है, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह y है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? ये a और b वाली बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक ना। तो ये जितना भी आप उदाहरण देख रहे हैं 2x प्लस 3, 7y माइनस 9 बराबर 5, ये सब क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें आप b की वैल्यू तो 0 लिख सकते हैं, a की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप चाहें इस तरह से 2x प्लस इस b के जगह पर ऐसे 0 बराबर 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 0। क्या हो जाएगा? 2x बराबर 0। तो ये आपका एक चर में रैखिक समीकरण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस a के जगह पर ही 0 लिख देंगे, इस तरह से 0x प्लस b की जगह पे 5 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे, तो ये 0 से x गुना होकर 0 हो जाएगा। 0 प्लस 5 5 बराबर 0। तो क्या ये 5 इस 0 के बराबर होगा? नहीं होगा बराबर। समझ गए? पहली बात तो ये 5 इस 0 के बराबर नहीं होगा, और दूसरी बात ये रैखिक समीकरण भी नहीं होगा एक चर में। समझ गए? चर तो समाप्त हो जाएगा ना, जैसे ही यहाँ पर 0 आ जाएगा ये x से गुना होकर x को खत्म कर देगा, तो चर तो रहेगा ही नहीं। तो जब चर ही नहीं रहेगा तो फिर वो एक चर में रैखिक समीकरण कैसे होगा बताइए? समझ गए? कोई प्रॉब्लम? वैसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, 2-4 उदाहरण को ले सकते हैं, ठीक ना। देखिए कुछ भी इस तरह से, ऐसा तो एक उदाहरण हम दे ही दिए हैं, ठीक ना। फिर भी जैसे यहाँ देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 2 माइनस 5y बराबर 7, ठीक ना। अगर इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ये एक चर में रैखिक समीकरण है, तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल ये एक चर में रैखिक समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे y है इसमें, ठीक। उसके बाद देखेंगे उसकी पावर कितनी है, 1 है, और फिर बराबर का भी चिन्ह है, फिर इधर 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक चर में रैखिक समीकरण है। इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब अगर इसमें पूछेगा कि बताइए a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि ये 2 जो है ये a की वैल्यू है, ये -5 b की वैल्यू है। नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या होता है, ax, यानी x वाला पद को पहले लिखना है। तो x की जगह पर यहाँ चर कौन है? y। तो ये y वाला जो पद है -5y को पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है? +2, तो +2 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 7 उस पार है, इस पार लाएंगे तो क्या होगा? -7 हो जाएगा बराबर 0। इधर क्या बचा? यहाँ -5y, 2 में से 7 गया, -5 बराबर 0। अब आप बताइए, अगर इसको इस ax प्लस b बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो बताइए a की वैल्यू कितनी? -5, और b की वैल्यू कितनी? -5। समझ गए? तो इस तरह से किसी भी तरह का अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसमें a और b की वैल्यू आप बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक लाइन यहाँ पर और लिखा हुआ नीचे में, एक चर वाले रैखिक समीकरण को एक और केवल एक हल होता है। तो जब हम समीकरण के हल पर बातचीत करेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि ये एक और केवल एक हल होता है, इसका क्या मतलब है। समझ गए? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, और फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। एक एक करके हम लोग हल के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो उस समय इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। समझ गए? तो अभी इस बात को रहने दीजिए, अभी सिर्फ आप समझिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई बात? देखिए ये 2z माइनस 9 बराबर 5, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये, ठीक ना। इसमें अगर आपसे पूछेगा a और b की वैल्यू बताइए, तो जल्दीबाजी में इसको a और इसको b नहीं कह देना है, पहले इस 5 को इस पार लाना है, यानी दाहिने तरफ यहाँ 0 लाना है आपको। आप जब इसके व्यापक रूप को देखेंगे, ठीक ना, या इसके परिभाषा को देखेंगे तो ax प्लस b बराबर 0 के फॉर्म का होना चाहिए समीकरण, यहाँ 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 0 है? नहीं है। यहाँ पर क्या है? 5 है। उस 5 को इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा 2z माइनस 9 5 14, यानी -14 बराबर 0। ये +5 इस पार आएगा तो -5 होगा, -9 पहले से था। अब अगर पूछेंगे कि इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का a और b कौन है, तो हम लोग कहेंगे a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी -14। तो धरफरा के नहीं बोल देना है, पहले दाहिने साइड में जो है RHS में वहाँ 0 करना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे भी कोई समीकरण है तो इसको LHS बोलते हैं। जैसे x बराबर y ऐसा कोई समीकरण है तो इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, ठीक ना।
ये सब चीज़ आप लोगों को अब जान लेना चाहिए। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं हाथ वाला साइड, ठीक ना। और RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने हाथ वाला साइड। समझ के बात को। LHS मतलब बायां हाथ वाला साइड और RHS मतलब दाहिना हाथ वाला साइड। इसको तो समझ ही रहे हैं आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर बातचीत करते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण तो समझ गए, ax + b = 0 के रूप के समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। अभी तक आप लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण को तो समझ गए, अब उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है हम लोगों को। अब पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सिर्फ यहाँ एक के जगह पर क्या आ गया, दो आ गया। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ax + b = 0। ax + b = 0, इस रूप के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। चर कौन है यहाँ पर, x है, तो एक ही तो चर है x। समझ रहे मेरी बात को, इसको कहेंगे एक चर वाला, ठीक ना। तो देखिए इसके अगर फॉर्मेशन को समझना है तो इसको समझिए, इसमें है क्या, तो x वाला एक पद हो गया और ये अचर पद है, बराबर 0 लिखा हुआ, ठीक। अगर हमको इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो सीधी सी बात है, दो ठो चर चाहिए। तो एक ठो चर तो यहाँ पर x है, तो दूसरा चर क्या चाहिए, y लगा देंगे। तो यहाँ x a में लगा हुआ है तो y किस में लगाएंगे, तो y को b में लगा देंगे। तो देखिए ये दो चर वाला बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये तो x चर वाला पद है, ये y चर वाला पद है, और एक बिना चर वाला पद भी इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक अचर पद यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। तो इस रूप का जो भी समीकरण होगा ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां a b c, ये जो a देख रहे हैं, ये b देख रहे हैं और ये c देख रहे हैं, ये a ये b ये c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जब वास्तविक संख्याएं चैप्टर को पढ़ रहे थे तो पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है, r से सूचित किया जाता है। तो ये a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। और उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, a² + b² बराबर नहीं 0, a² + b² बराबर नहीं 0, ये लिखा हुआ है। अब इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, ये सामान्यतः स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आती है, समझ गए। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि a² + b² बराबर नहीं 0 का क्या मतलब है। पहले कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। देखिए यहाँ 2x + 3y + 5 = 0, ये देखिए 2x + 3y + 5 = 0, ये क्या बन गया आपका, दो चर वाला रैखिक समीकरण। चर कौन कौन है, x और y है। यहाँ देखिए ना, a की जगह पर 2 लिख दिया गया, b की जगह पर 3 लिख दिया गया, c की जगह पर 5 लिख दिया गया। कहा ही जा रहा है यहाँ पर कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो a की जगह पर 2, b की जगह पर 3 और c की जगह पर 5। तो ये बन गया आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए कुछ भी इस तरह से √2x - 5y = 9। अब आप देखिए ये भी आपको है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये रूट जब तक इस 2 के ऊपर है तब तक तो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर ये √x पर चला जाएगा तब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण का मतलब ही होता है कि x की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। और जैसे ही ये √x पर जाएगा तो रूट का मतलब क्या होता है, देखिए √2 का मतलब क्या, 2 पर पावर 1/2, यानी इस रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। क्या होता है, हाफ। तो अगर ये x पर रूट चला जाएगा तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि x पर ये रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि x पर अगर रूट होगा तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और तब वो रैखिक नहीं रहेगा। रैखिक मतलब पावर में 1 होना चाहिए। समझ गए, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो चलिए देखिए ये रैखिक बहुपद का उदाहरण समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, a² + b² बराबर नहीं 0, ठीक ना। a² + b² बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब
ए और बी की वैल्यू इस तरह से हमको लेना है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ने पर वो जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अगर जीरो हो जाएगा तब क्या होगा? तब वो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। हमको पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा इससे रिलेटेड। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसको और सरल भाषा में आप ऐसे समझिए कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसको समझना है तो इसका मतलब ये हुआ ए बराबर नहीं जीरो तथा बी बराबर नहीं जीरो, मतलब ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि ए भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तथा बी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और यानी कि और यहाँ और लगा हुआ ए बराबर नहीं जीरो और बी बराबर नहीं जीरो। नहीं आई बात समझ में? जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप के समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर हम यहाँ ए की जगह जीरो लिख देंगे, एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ बी के जगह पर जीरो लिख देंगे, वाई लिखेंगे, अब प्लस सी के जगह पर कुछ भी 5 लिख देंगे, बराबर जीरो करेंगे, तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शर्त कहता है कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए आप ए भी जीरो लिख दिए, बी भी जीरो लिख दिए, होगा क्या? ये जीरो एक्स से गुना होकर जीरो बन जाएगा, ये जीरो वाई से गुना होकर जीरो बन जाएगा, तो इसका तो चर ही खत्म हो गया। अब बच गया 5 और बराबर जीरो। एक्चुअली में ये 5 इस जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? अब आप ही बताइए। तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए ना कि ये जो x का गुणांक है ये जीरो नहीं होना चाहिए और ये जो y का गुणांक है ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ। समझ गए? इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम था? ये जो शर्त है इस शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा है वो, ठीक ना। यहाँ देखिए इस पर भी आप रख सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ जीरो है, b की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ रखिए a के जगह जीरो का स्क्वायर प्लस b के जगह जीरो का स्क्वायर बराबर नहीं जीरो। ये इसकी वैल्यू जीरो प्लस इसकी वैल्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, लेकिन जीरो और जीरो को जोड़ने पर जीरो होता है, लेकिन ये तो जीरो जीरो के बराबर हो गया। शर्त कहता है कि बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ना क्या लिखा हुआ, बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, लेकिन यहाँ तो जीरो और जीरो इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये गलत है, ये बिल्कुल भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन या सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर ये है, या सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ठीक है ए को जीरो और बी को जीरो, दोनों को जीरो अगर कर देंगे तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, लेकिन क्या किसी एक को जीरो करेंगे तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ देखिए, मान के चलिए ए की वैल्यू हम कर देते हैं 2x प्लस बी की वैल्यू कर देते हैं 0y प्लस सी की वैल्यू कर देते हैं 7 बराबर 0, ठीक ना। अब आपको बताना है यहाँ a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 0 है, c के जगह पर 7 है, तो a के जगह पर तो हम 0 नहीं रखे हैं, लेकिन b की जगह पर 0 रख दिया गया है। लेकिन b की जगह पर क्या रखा गया है? 0 रखा गया है। तो अब बताना है कि क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक ना। देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि 2x प्लस 0y से गुना होगा तो हो जाएगा 0, अब प्लस 7 बराबर 0। अब ये 0 इस 7, ये 7 इस 0 से जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2x प्लस 7 बराबर 0। इसको अगर आप देखिएगा तो ये ax प्लस b बराबर 0 के फॉर्म का हो गया। ये कौन सा समीकरण बन गया? एक चर में रैखिक समीकरण बन गया। तो क्या इसको हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण कहेंगे? तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, हम लोगों को क्या कहना है इसको बताइए? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहना है या फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण कहना है? स्टूडेंट तो सीधा सीधा यही नहीं कहेगा 0y से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 7 में 0 जुटेगा तो 7, ये बन गया 2x प्लस 7 बराबर 0, यानी ax प्लस b बराबर 0, मतलब एक चर में रैखिक समीकरण। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 2x प्लस 7 बराबर 0 तो इसको हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण ही कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका शर्त है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये शर्त क्या कहता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का जो स्क्वायर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको यानी ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वो 0 के बराबर होता है या नहीं होता है। अगर ये 0 के बराबर हो गया तब तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। लेकिन अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी इस शर्त को अगर वो फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को, तो निश्चित रूप से दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पर, ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 बराबर कितना, 4। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आई बात समझ में। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं, ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 2x + 7 = 0 तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2x + 0y = 7 तो इसको हम लोग कहेंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। नहीं आई बात समझ में। जैसे देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा 7x + 5 = 0 तो इसको आप क्या कहिएगा, या हमसे ही आप पूछिएगा कि बताइए सर ये 7x + 5 = 0 है, इसको क्या कहेंगे। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बिल्कुल एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक ना। अगर हम इसको कहेंगे कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर हम आपको कहेंगे कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख के दिखाइए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x + 0y, y वाला पद इसमें नहीं था तो 0y लगा दिए, + 5 = 0 लगा दिए। अब इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यहां पर लिखा जा चुका है। यहां पर a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी है, 5 है। जब इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में देखेंगे तो ये a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि ये x = 5 दो चर वाला रैखिक समीकरण भी कहा जा सकता है। x = 5 को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं x + 0y - 5 = 0। इस +5 को इस पार ले आएंगे तो -5 हो जाएगा। इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, जहां a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू -5 होगी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। तो जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अगर सिचुएशन रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण वाला तो इसको हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और सिचुएशन अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के जैसा रहेगा, a b c की वैल्यू निकालनी होगी, इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण भी कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गई बात समझ में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण भी है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो समझ गए, ये एग्जाम्पल्स भी समझ गए। इसके बाद यहाँ कुछ लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनेक हल होते हैं। तो जब हम लोग समीकरण के हल के बारे में बातचीत करेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनेक हल कैसे होते हैं और इसका ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। इसके ग्राफ को भी खींचकर हम आपको दिखाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा में कैसे प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में, कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, समझ गए।